ऑस्ट्रेलिया की। वहां पहलगाम की तर्ज पर ही धर्म देखकर यहूदियों का नरसंहार किया गया। सिडनी में गोलीबारी का पाकिस्तानी कनेक्शन, बल्कि नापाक कनेक्शन साफ दिखाई दे रहा है। आज फिक्र की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जिसमें एक बार फिर से धर्म देखकर मारने की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दुनिया भर में आतंकी का नापाक कनेक्शन बार बार क्यों दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मनाया जा रहा था। हजारों यहूदियों पर फायरिंग की गई। ध्यान से देखिए, विजुअल देखिए जरा, और किस तरीके से गन चलाई जा रही है, इसकी डिटेलिंग हम आपको करने वाले हैं। निहत्थे लोगों को चुन चुन के टारगेट किया गया, एलिवेशन पॉइंट लिया गया, एक हाइट से गोलियां चलाई गई। एक बाप बेटे ने मिलकर ऑटोमेटिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की। सिडनी का बॉन्डी बीच, यहां पर जश्न के बीच गोलियां चलाई गई। सैकड़ों बेगुनाहों की जान एकदम मुसीबत में आ गई थी। इधर उधर लोग भाग रहे थे, ये देखिए जरा, लेकिन गोलीबारी जारी रही। एक बार फिर धर्म देखकर मासूमों को मारा गया। सिडनी के इन दोनों आतंकियों पर फिक्र की डिटेल रिपोर्ट है, लेकिन 2 वर्ष के अंदर धर्म देखकर मारने की 3 बड़ी घटनाओं ने पूरी दुनिया को इस आतंक के मॉड्यूल, बल्कि खूंखार मॉड्यूल को लेकर हाई अलर्ट पर ला दिया है। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के आतंकियों ने हमला किया। इसके पीछे थी यहूदियों से नफरत। हमास ने 1200 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार डाला। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। यहां हिंदुओं से नफरत दिखी। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने घूमने पहुंचे सैलानियों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी। इस हमले में 26 टूरिस्ट और एक स्थानीय नागरिक की मौत हुई। जबकि सिडनी में हुए आतंकी हमले में भी यहूदियों से नफरत देखने को मिली है। बाप बेटे ने मिलकर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। गाजा से जो हमला किया गया था, इजराइल ने बदला लिया। हमारे यहां जो हमला किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? सिडनी में हुए शूटआउट से हर कोई सन है, और जब इन आतंकियों का बैकग्राउंड खंगाला गया तो इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से देखने को मिला है। आप जानते हैं इन लोगों ने क्या किया था? ये रहते कहीं और हैं, लेकिन सिर्फ इस फायरिंग के लिए इन्होंने इस बीच के पास एक एयरबीएनबी ले रखा था। वहां पर रह रहे थे, रोज आते थे, रेकी करते थे, और फिर जिस दिन इनको ऑपर्चून टाइम दिखा, उस दिन इन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह आतंक की फाइल खोली। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एंगल सामने आता ही है। कोई लोन वुल्फ कहता है, कोई मानसिक बीमारी बताता है, लेकिन फिर भी सवाल है, कट्टरपंथ की नर्सरी कहां है? सिडनी शूटआउट के हमलावरों के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब एक एक चैप्टर खुलने जा रहा है। इन हमलावरों में पिता का नाम है साजिद अकरम, उम्र 50 वर्ष। बेटे का नाम है नवीद अकरम, उम्र 24 वर्ष। पिता साजिद अकरम पुलिस की गोली में मारा गया, जबकि बेटा अस्पताल में भर्ती है, क्रिटिकल बताया जा रहा है। पिता साजिद 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया, जबकि बेटा नवीद 2001 में ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ, और वो ऑस्ट्रेलिया का ही नागरिक है। पिता साजिद 3 वर्ष ऑस्ट्रेलिया में भटकता रहा, फिर ऑस्ट्रेलियन मूल की महिला से शादी के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया का पार्टनर वीजा मिल गया, जबकि नवीद ने ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। पिता साजिद ऑस्ट्रेलिया में कई धार्मिक तकरीरों वाले कार्यक्रम में देखा गया है, जबकि बेटा नवीद जुलाई 2019 में ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुआ था। आईएसआईएस के एक आतंकी से उसके संबंधों की पुष्टि हुई, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। एक बड़ी हैरान करने वाली बात आपको बताते हैं, इनके पास ऐसा कहा जा रहा है हंटिंग का लाइसेंस था, और इनके पास करीब 6 से 8 गन्स थी, और कई जगह रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन्होंने सभी गन्स का इस्तेमाल किया। आज हर किसी के सामने एक ही सवाल है, पाकिस्तान से निकली सोच से आखिर पूरी दुनिया में क्यों खून बह रहा है? सोचिए और जवाब तलाशिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो टॉलरेंट डेमोक्रेसीज हैं, क्या वहां पर अब एलिमेंट ऑफ इनटॉलरेंस बढ़ना जरूरी हो गया है, जिससे कि ऐसी चीजें ना हो? सोचने वाली बात। खैर, वैसे तो इस शूटआउट के कई वीडियो सोशल मीडिया में सामने आए हैं, लेकिन इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि बाप बेटे मिलकर जिस तरह फायरिंग कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल इंसान, एक साधारण नागरिक नहीं कर सकता।
इस वीडियो में आतंकी नवीद दिख रहा है, वो किसी प्रोफेशनल की तरह, ये देखिए, गन को कॉक कर रहा है, रीलोड कर रहा है, ये देखिए, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 सेकंड में ही इस आतंकी ने कितनी बार फायरिंग की है, ये देखिए जरा। इस तरह लगातार फायरिंग करना आसान नहीं होता, इसके लिए काफी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब देखिए कि आखिर पुलिस ने दोनों का एनकाउंटर कैसे किया। एक छोटे ब्रिज पर, ये दरअसल हुआ क्या, ये दोनों लोग एक एलिवेशन पर जाना चाह रहे थे, लगातार वहां से लोगों को देख देख कर मार रहे थे, लेकिन वहां पर ये खुद भी दिखाई दे रहे थे। एक छोटे ब्रिज पर खड़े होकर दोनों फायरिंग कर रहे थे। तभी सबसे पहले पिता साजिद को गोली लगती है, वो बैठकर फायरिंग कर रहा था। गोली लगते ही वो ढेर हो गया। पिता को गोली लगने के बाद भी बेटा लगातार आम लोगों पर फायरिंग करता रहा। पिता को गोली लगने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही नवीद भी पुलिस की गोली में ढेर हो जाता है। इसके बाद लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि इसे भी गोली लग गई है। अब दोनों को गोली लगने के बाद क्या होता है वो देखिए। यहां पर सबसे पहले सफेद टी शर्ट में एक व्यक्ति दोनों आतंकियों के पास पहुंचा, ये देखिए, उसने हाथ से इशारा कर दूसरे लोगों को बुलाया। इसके बाद ब्लैक टी शर्ट में एक दूसरा व्यक्ति दोनों आतंकियों के पास पहुंचा, उसने हाथ उठाकर पुलिस से गोली न चलाने की अपील की। इसके बाद सफेद टी शर्ट पर एक और व्यक्ति पहुंचा, उसने सबसे पहले एक आतंकी को लात से मारा। लोगों में इतना गुस्सा था कि वहां आपस में ही बहस होने लगी। इसके कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई और फिर दोनों आतंकियों को साथ ले गई। इस वीडियो को थोड़ा और करीब से देखिए। इस गोलीबारी के बाद एक व्यक्ति इतना गुस्से में था कि उसने शूटआउट की जगह आते ही आतंकी के सिर पर लात मारी। फिर पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोका। ये देखिए, विजुअल्स देखिए। इस आतंकी हमले के बाद पुलिस दोनों के घर पहुंचती है। रात में पुलिस ने पहुंचते ही घर के सभी लोगों से हाथ उठाकर बाहर निकलने के लिए कहा। फिर उनसे पूछताछ की गई। खबर है कि आतंकी की मां ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर भी सकता है। सोचिए जरा। लेकिन इस कहानी का जो अगला ट्विस्ट है उसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि जहां एक तरफ सिडनी शूटआउट के हमलावरों यानी साजिद और नवीद की बात हो रही है, तो वहीं सिडनी के एक और हीरो की चर्चा पूरी दुनिया में, और इस हीरो का नाम है अहमद। ये देखिए जरा, लुक एट दिस मैन। 44 वर्ष के अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना किस तरीके से, अगर इसका शुरू से वीडियो प्ले कर पाए हमारी टीम, ये गाड़ियों के बीच में छुप करके, एकदम छुप करके, ये देखिए जरा, गाड़ियों के बीच छुप करके आता है, एकदम से उसके ऊपर पाउंस करता है और पकड़ लेता है गले से। इस दौरान इसको भी चोटें लगती है। जो गोली मारने वाला इंसान है वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस होता है, पीछे भागने की कोशिश करता है। ये 2 राउंड फायरिंग भी करता है, इसको गोली चलाना नहीं आता है। अहमद अंधाधुंध फायरिंग कर रहे आतंकी साजिद से निहत्थे बढ़ जाता है। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पीछे से आतंकी को पकड़ लिया, उसकी बंदूक छीन ली, जिससे कई लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। अहमद ने आतंकी साजिद पर फायर किए, उसको काफी दूर तक दौड़ाया, उसके ऊपर कुछ फेंका भी जिससे वह भाग जाए, और इसके बाद वो बंदूक को एक पेड़ पर पीछे रखकर भाग गए, क्योंकि कंफ्यूजन था। पुलिस को कहीं यह ना लगे कि यही असॉल्ट करने वाला है। वहां पर कुछ भी क्लियर नहीं था। यह वीडियो बाद में समझ में आया हुआ क्या है, तो उसने अपने हाथ भी खड़े कर दिया कि देखिए मैं नहीं हूं। अब लोग उन्हें ऑस्ट्रेलिया का नया हीरो कह रहे हैं। अहमद जब आतंकी साजिद से भिड़ने जा रहे थे तब उनके भाई ने उन्हें रोका, लेकिन अहमद ने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो परिवार को बता देना कि मैं लोगों की जान बचाते हुए चला गया। अहमद की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन, क्योंकि माइकल वॉन वहां पर मौजूद थे, उनको एक रेस्टोरेंट में बाहर से बंद कर दिया गया जब गोलीबारी हुई। माइकल वॉन ने अहमद की जमकर तारीफ की। सोचिए एक इंसान की हिम्मत से कितने लोगों की जिंदगियां बच जाती हैं। लेकिन अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। बहुत नाराज थे जब ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्निशन दिया था पैलेस्टीन को। आज नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? इस आतंकी घटना के बाद से ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को याद दिलाना शुरू कर दिया है कि इस आतंकी घटना के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार और उसकी नीतियां जिम्मेदार हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने 4 महीने पहले ही 17 अगस्त को एंथनी एल्बनीज को लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार के फैसले से यहूदी विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन एल्बनीज ने कुछ नहीं किया। वहीं एल्बनीज ने भी कहा है कि वो अब बंदूक कानूनों को और भी सख्त करेंगे। हमने आपको अभी बताया कि सिडनी में पहलगाम की तरह ही धर्म देखकर मारा गया लोगों को। अब पहलगाम केस में बड़ा अपडेट है, वो ध्यान से देखिए।
एनआईए ने पाकिस्तान में बैठे आका और 6 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा और उसके मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के सदस्य और पड़ोसी देश में मौजूद उनका आका भी शामिल है। चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, आरोपियों की भूमिका और इसके सबूत पेश किए गए हैं। इसमें लश्कर तैयबा और टीआरएफ को पहलगाम हमले की साजिश रचने, साजो सामान मुहैया कराने और उसे अंजाम देने में उसकी भूमिका के लिए आरोपी बनाया गया है। इसमें उन 3 पाकिस्तानी आतंकियों के नाम भी शामिल हैं जिन्हें 29 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के दौरान सेना ने मार गिराया था। एनआईए ने चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धारा भी लगाई। ऑस्ट्रेलिया में हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान मजहब के नाम पर ब्रेन वॉश करने वाली, कट्टर बनाने वाली सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी, और उसके ये हैं चीफ साइंटिस्ट, टेररिस्ट। खैर, खासकर असीम मुनीर को जब से सीडीएफ बनाया गया है तभी से पाकिस्तान में आतंकियों के नापाक हौसले बुलंद हैं। लश्कर जैश जैसे आतंकी संगठन पीओके में बैठकर भारत के खिलाफ नई साजिशें रच रहे हैं। वहीं भारत की सुरक्षा के मद्देनजर मुनीर को लेकर भी सवाल है। तो सवाल यह है कि 2 दिन तक भारतीय सीमा के पास क्यों मंडराते रहे मुनीर? भारतीय सीमा के पास टैंक और तोप क्यों चलवाते रहे मुनीर? मुनीर की निगरानी में पाक फौज का ड्रोन अभ्यास क्यों हुआ? क्या भारत से युद्ध लड़ना चाहते हैं असीम मुनीर? जनता महंगाई और कर्ज से परेशान है। क्या मुनीर लोगों का ध्यान भटका रहे हैं? इंडियन बॉर्डर के पास से मुनीर की सैन्य साजिशों को डिकोड करने वाली यह रिपोर्ट। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारतीय सीमा के पास क्या कर रहे हैं? उनके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? मुनीर की निगरानी में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा के पास एंटी टैंक ड्रोन का अभ्यास किया। बड़े पैमाने पर यह ड्रोन अभ्यास वहां के खेतों में किया गया। मुनीर इस अभ्यास को देखने के लिए खुद प्रशिक्षण स्थल पहुंचे थे। इस अभ्यास के तहत ड्रोन से टैंक और बख्तरबंद वाहनों को टारगेट करने की ट्रेनिंग दी गई। ये एक्सरसाइज ऐसे समय हुई जब दिल्ली से खबर है कि भारतीय सेना 5000 करोड़ रुपए के स्वदेशी ड्रोन खरीदने वाली है। तो क्या मुनीर अपने यहां भी ड्रोन सेना खड़ी करके भारत की ड्रोन शक्ति को जवाब देने की हसरत पाले हुए हैं? एक बात और गौर करने वाली है, मुनीर इससे पहले भारतीय सीमा से लगे हुए पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के 2 शहरों गुजरावाला और सियालकोट भी गए थे। ये शनिवार की बात है। वहां की छावनियों में पहुंचकर पाकिस्तानी फौज की तैयारियों का जायजा लिया था। बॉर्डर पर मुनीर ने कहा था, पाकिस्तानी फौज हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। इस दौरे से करीब 8 दिन पहले मुनीर को जब सीडीएफ की कमान सौंपी गई थी, उस वक्त भी उन्होंने भारत को धमकी दी थी। तो मुनीर की इस बढ़ती हुई आक्रामकता का क्या मतलब निकाला जाए? क्या मुनीर भारत से युद्ध लड़ना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए थे, 9 आतंकी अड्डे नष्ट किए थे, पाकिस्तान में अंदर तक तबाही मचाई थी, क्या मुनीर उस मार और हार से अभी तक बौखलाए हुए हैं? मुनीर की अगर यही मंशा है कि उन्हें भारत से युद्ध लड़ना है, तो हमारी सलाह है भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की इस चेतावनी से उन्हें होश लेने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। समझने वाली बात यह भी है कि मुनीर इसी समय भारतीय सीमा के पास क्यों दिखे? क्या ये जंग के नाम पर पाकिस्तानी आवाम का ध्यान भटकाने वाली कोई असीम चाल है? क्योंकि पाकिस्तान में मुनीर भले ही सीडीएफ बनाए गए हो, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ तेजी से नीचे आया है। वहां के लोगों का भरोसा मुनीर के ऊपर से उठता जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर के बिगड़ते हालात को सेना संभाल नहीं पा रही है। वहीं ड्यूरन लाइन पर तालिबान फोर्सेस काल बनी हुई है। अफगानिस्तान के रास्ते व्यापार बंद है। टमाटर तक खरीदने के लाले पड़े हैं। मुल्क में बढ़ती महंगाई और भुखमरी से जनता में भारी आक्रोश है। कर्ज के जाल से पाकिस्तान बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि परेशान जनता को किसी युद्ध में उलझा दिया जाए, जिससे लोग सरकार या फिर सेना पर कोई सवाल ना उठाएं। मुनीर की बॉर्डर वाली चाल पर भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां दोनों की नजरें हैं। एक बात तय है, उनकी एक भी गुस्ताखी पाकिस्तान की बर्बादी लिखने के लिए काफी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फिक्र में बात रूस यूक्रेन युद्ध की, वो भी सवाल के साथ कि क्या यूरोप में महाविनाश का ऐलान बजने वाला है, क्योंकि जिस तरह के तेवर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिखा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। बर्लिन में यूरोपीय देशों के दूसरे दिन भी मीटिंग हुई है। मीटिंग में ट्रंप की जगह जेरार्ड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। ये दोनों ही पुतिन से मिल चुके हैं पहले। इससे पहले यूरोपीय देशों ने भी अलग से मीटिंग की है, यानी यूरोपीय देश पीस प्लान पर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इन बैठकों के बीच पुतिन ने अपने सबसे घातक ऑर्शनिक मिसाइल को बेलारूस में तैनात करने का ऐलान कर दिया है। यह इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 से लेकर 5500 किलोमीटर है, जबकि इसकी रफ्तार 12000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह शक्ति इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है। यानी एक तरफ शांति के लिए पीस प्लान बन रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुतिन अपने आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। लेकिन अब जेलेंस्की के जो तेवर है वो नर्म दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जेलेंस्की ट्रंप के 20 पॉइंटर वाले पीस प्लान पर राजी हो गए? इसे देखते हैं, ध्यान से देखिए। जेलेंस्की नेटो सदस्यता छोड़ने पर राजी हो गए, यानी इस युद्ध की पहली वजह। बदले में यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा गारंटी चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि सुरक्षा गारंटी नेटो के आर्टिकल 5 की तरह होनी चाहिए, यानी यूक्रेन पर हमला यानी सभी नेटो कंट्रीज पर हमला। यूक्रेन पर हमले की स्थिति में नेटो देश और सारे नेटो देश उसके दुश्मन देश पर हमला करेंगे। जेलेंस्की ने रूस को जमीन देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जेलेंस्की का कहना है कि अगर यूक्रेनी फौज 10 किलोमीटर पीछे हटे तो रूसी सैनिकों को भी 10 किलोमीटर पीछे जाना चाहिए। बर्लिन में दूसरे दिन भी मीटिंग हुई, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया। लेकिन रूस ने यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर भीषण हमला किया है। यह अटैक रूस की 11वीं गार्ड्स आर्मी पर मोर्टार से किया गया है। इसमें यूक्रेनी पोजीशंस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। बाल्टिक से लेकर नॉर्डिक तक रूस के हमलों का खतरा है, जबकि रूस पूर्वी और उत्तरी यूरोपीय देशों में ड्रोन भेजकर धमकी दे रहा है। दरअसल रूस स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी चेक कर रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति में सटीक हमले कर सके। रूस ने यूरोप के वो 3 टारगेट भी बता दिए हैं जहां वो हमला कर सकता है। पुतिन का पहला टारगेट होगा लंदन, जिसकी मॉस्को से दूरी जो है सिर्फ 2500 किलोमीटर है। इस सब के बीच में पुतिन का टारगेट नंबर 2 है पेरिस, जो मॉस्को से 2486 किलोमीटर दूर है। पुतिन का तीसरा टारगेट है बर्लिन, जिसकी मॉस्को से दूरी सिर्फ 1600 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा रूस ने बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर अपने आक्रामक तेवर जाहिर कर दिए हैं। पुतिन के टारगेट पर सिर्फ 3 यूरोपीय देश ही नहीं है, बल्कि अमेरिका की 14 लोकेशंस भी हैं। ब्रिटिश टैबलॉइड डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया है। आखिर वो अमेरिकी लोकेशंस कौन सी हैं, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। पेंटागन, ध्यान से देखिए, अब यहां पर पेंटागन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, नेवल स्टेशन यहां पर दिखाइए, दुनिया का सबसे बड़ा नेवी बेस है ये। नेक्स्ट दिखाइए, किंग्स बे नेवल बेस, न्यूक्लियर सबमरीन का ठिकाना। बॉक्सडेल एयरफोर्स बेस, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का विंग यहां पर है। व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का अड्डा है। अमेरिकी स्ट्रैटेजिक कमांड और न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल, VLF, अरे ये सबमरीन कम्युनिकेशन सिस्टम यहां पर तैनात है। और फिर कर्टलैंड एयरफोर्स बेस न्यूक्लियर वेपन सेंटर है। पीटरसन स्पेस फोर्स बेस, ये स्पेस फोर्स ऑपरेशन यूनिट है। वॉरेन एयरफोर्स बेस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बेस है। माइनोट एयरफोर्स बेस B-52 बॉम्बर बेस है। फिर ये देखिए, हिल एयरफोर्स बेस मिसाइल और हथियार भंडारण है। फिर इसके अलावा माल्मस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस, ICBM लॉन्च कंट्रोल, नेवल रेडियो स्टेशन, जिम क्रीक सबमरीन सिग्नल स्टेशन। इसके अलावा रूस ने बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर भी चेतावनी दी है। ऐसे में रूस को काउंटर करने के लिए नेटो भी फ्रंट लाइन पर आ सकता है, लेकिन उसके सामने एक संकट आ सकता है। अगर जेलेंस्की ने ट्रंप प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगाई तो ट्रंप न सिर्फ यूक्रेन से बल्कि नेटो से भी हाथ खींच लेंगे। अगर ट्रंप ने सैन्य मदद रोक दी तो नेटो रूस का मुकाबला कैसे कर पाएगा? यानी अगर पुतिन के पसंद का पीस प्लान तैयार नहीं हुआ और नेटो की तरफ से कोई हरकत हुई तो पुतिन यूरोप के साथ अमेरिका तक हमला करने में पीछे नहीं रहेंगे। संसद को मिलाकर आज आपके लिए 4 बड़े अपडेट्स हैं। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष ने आज कार्यभार संभाल लिया। युवा चेहरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की वजह क्या है, इसे डिकोड करेंगे। फिर आपको उस नई रोजगार स्कीम के बारे में बताएंगे
जिसे लेकर विवाद हो रहा है। नाम है विकसित भारत जी राम जी योजना। राजनीतिक गलियारों में एक मुलाकात की भी काफी चर्चा है, जिसमें मीटिंग टेबल पर एक तरफ प्रियंका गांधी तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बैठे थे। मुंबई की राजनीति में भी आजकल रहमान डकैत काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसके डायरेक्टर है डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। लेकिन उनकी नजर में यह रहमान डकैत कौन है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी की, जिसके युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के चेहरे ने पॉलिटिकल पंडितों को भी हैरान कर दिया है। न कोई चर्चा, न कोई अटकलें, न कोई हवा। पार्टी ने हमेशा की तरह एक सरप्राइज दिया और अचानक खबर आई कि 45 साल के, सिर्फ 45 साल के विधायक नितिन नबीन के हाथों में 45 वर्षीय पार्टी की कमान सौंप दी गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में भव्य स्वागत के साथ नितिन नबीन ने कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला। 24 घंटे में उनकी जिंदगी पूरी तरह अबाउट टर्न हो गई है। राजनीतिक कद और पद दोनों बदल गए। जो कल तक बिहार के विधायक और मंत्री थे, अब वो केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी के सबसे बड़े पद पर हैं। ये राजनीतिक रुतबा आज तस्वीरों में भी दिखा। कल उन्हें बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और आज जब वो पद ग्रहण करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक उनसे मिलने, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए नेता और कार्यकर्ता कतार में खड़े थे। एयरपोर्ट पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, कई केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के सभी सांसद समेत कई बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। पार्टी ऑफिस में उन पर फूल बरसाए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। ये नितिन और बना था, नितिन गडकरी, है ना। ये हमारे शुभ संकेत है। नितिन गडकरी जब बना तो हमारे कांग्रेस सरकार बनी थी और चरण भैया केंद्रीय मंत्री बने थे, समझे ना। अब ये दूसरा नितिन आया है, अब फिर से संकेत है कि हमारी सरकार केंद्र में बनने वाली है। इससे बड़ा और सौभाग्य बिहार को कुछ नहीं होगा। कार्यकर्ताओं को पोस्टर साटने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन जिस तरीके से यूथ लोग को मौका दिया गया है, क्या कहेंगे गिरिराज? ये युवाओं में एक नया संचार लाने का। नए अध्यक्ष हैं, उनको बधाई। जिनको हटा नहीं सकते उनका कद घटाया जा रहा है। जिसको हटा नहीं सकते उसका कद घटाया जा रहा है। तो अध्यक्ष नया दे सकते हैं आप, अब विचार कहाँ से नया दोगे? भारतीय जनता पार्टी को एक नई पीढ़ी मिली है। मैं हमारे नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर लोग अगली पीढ़ी का विचार करते हैं। अब सवाल है कि आखिर नितिन नबीन के नाम पर अचानक मोहर लगी या तैयारी पहले से चल रही थी? ये सवाल सबके मन में है। पहली बात, यह फैसला अचानक नहीं हुआ है, बल्कि होमवर्क पहले से चल रहा था। पार्टी ने अगले 25 वर्षों की राजनीति को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया। बीजेपी ने अब तक का सबसे युवा अध्यक्ष बनाकर यह संदेश दिया है कि पार्टी ने युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है और लॉन्ग टर्म प्लान है। मतलब आने वाले समय में अब एक और यंग टीम दिखाई दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर में संघ ने यह संदेश दिया था कि किसी खास जाति या वर्ग विशेष का अध्यक्ष होने पर मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, लिहाजा बीजेपी को कास्ट न्यूट्रल फेस आगे लाना चाहिए। संघ ने यह भी कहा था कि तुलनात्मक युवा चेहरा जो 45 से 55 वर्ष आयु वर्ग का हो, यानी एवरेज आयु सीमा 50 वर्ष हो। पार्टी सूत्रों का मानना है कि संघ के सुझावों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने 20 नवंबर से नए अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी। इस क्रम में करीब 10 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 10 नामों में लगभग आधे जनरल कैटेगरी कास्ट न्यूट्रल चेहरे ढूंढे गए, जबकि आधे ओबीसी वर्ग के कास्ट न्यूट्रल चेहरों को ढूंढा गया। दिसंबर के पहले हफ्ते में 6-7 दिसंबर तक इन 10 नामों में नितिन नबीन के नाम पर जीरो इन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और संघ के सर्वोच्च अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद नितिन नवीन के नाम को तय कर लिया गया। 10-11 दिसंबर को नितिन नवीन को दिल्ली बुलाया गया। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने उनसे मुलाकात की। उनको एहसास कराया गया कि पार्टी उनके बारे में कुछ विचार कर रही है, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद नितिन नवीन मध्य प्रदेश के दतिया गए, जहां मां पीतांबरा के दर्शन किए और फिर बिहार लौट गए। नितिन नवीन जिस विरासत को संभालने जा रहे हैं, उससे अलग अलग दौर में पार्टी के कद्दावर नेताओं का नाम जुड़ा है। बीजेपी की विरासत बहुत प्रभावशाली है। यह चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि नितिन नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। ध्यान से देखिए अब आप, 1980 पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। पद ग्रहण करते वक्त 56 साल के थे। लाल कृष्ण आडवाणी 59 साल की उम्र में बीजेपी की कमान संभाली थी उन्होंने। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी संभालते वक्त मुरली मनोहर जोशी की उम्र 57 साल थी। राजनाथ सिंह को 54 साल की आयु में अध्यक्ष पद मिला था। बीजेपी अध्यक्ष बनते वक्त नितिन गडकरी की उम्र 53 साल थी। अध्यक्ष की कुर्सी संभालते वक्त अमित शाह 50 साल के थे। जेपी नड्डा ने 60 साल की उम्र में अध्यक्ष पद संभाला, जबकि नितिन नवीन की उम्र सिर्फ 45 साल है। यानी बीजेपी की लिस्ट में वो अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वैसे एक अपडेट यह भी है कि बिहार बीजेपी को भी नया अध्यक्ष मिल गया। वैश्य समुदाय से आने वाले विधायक संजय सरावगी को जिम्मेदारी दी गई है। उनसे पहले दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष पद पर थे, जो मंत्री बनाए गए। बीजेपी के अंदर परिवर्तन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन पहुंचे। अम्मान एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया खुद। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेरवानी पहने हुए एक अलग अंदाज में दिखाई दिए। उनका शेरवानी लुक काफी ट्रेंड कर रहा है। वो जॉर्डन के 2 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान वो जॉर्डन के किंग के साथ मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। जॉर्डन के बाद पीएम मोदी इथोपिया जाएंगे, जहां उन्हें संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना है। इसके बाद वो ओमान जाएंगे। ओमान से भारत का संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी का शेरवानी लुक काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जॉर्डन में एयरपोर्ट पर स्वागत से जुड़ी अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें वो रेड कार्पेट पर शेरवानी पहने हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के साथ पीएम मोदी ने उर्दू में पोस्ट भी लिखा है। हवाई अड्डे पर हार्दिक स्वागत के लिए जॉर्डन के प्रधानमंत्री को हार्दिक धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। खैर, नेताओं का फेवरेट शब्द क्या है? सोचिए, थिंक अबाउट इट। जब चुनाव आते हैं तो सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है? रोजगार। हमारी अगली खबर का कोड वर्ड यही है, जिसमें पुरानी योजनाओं को बाय बाय करते हुए नई योजना और सरकार कदम बढ़ाने वाली है। नई योजना की ओर सरकार कदम बढ़ा रही है। मनरेगा पुराने दिनों की बात हो जाएगी। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब मनरेगा की जगह नई योजना वी बी जी राम जी को लागू करने की तैयारी है, जिसके लिए विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार इसे विकसित भारत 2047 का रोड मैप बता रही है। हमने इस बिल को लेकर सरल शब्दों में फिक्र की प्रश्नोत्तरी तैयार की है, ताकि आपको हर सवाल का जवाब मिल सके। पहला सवाल, नई योजना का नाम क्या होगा? जवाब, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। दूसरा सवाल, नई योजना में कितने दिन रोजगार की गारंटी है? देखिए, अब ग्रामीण इलाकों में हर साल 125 दिन रोजगार देने की तैयारी है। यह योजना मनरेगा की जगह लाई जा रही है, तो दोनों में फर्क क्या है? मनरेगा में 100 दिन का रोजगार का नियम था, जबकि इसमें 125 दिन। मनरेगा में सिर्फ केंद्र का खर्च होता था, जबकि नई स्कीम में केंद्र के साथ राज्यों को भी आर्थिक योगदान देना होगा। राज्यों के हिसाब से अलग अलग योगदान का अनुपात अलग अलग हो सकता है। नई स्कीम में काम के हिसाब से पंचायतों की ABC ग्रेडिंग होगी, यानी जहां जैसा काम वैसी ग्रेडिंग। अब यह व्यवस्था नहीं है। बुआई के सीजन में मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए भी इसमें प्रावधान है। उस दौरान राज्य चाहे तो काम रोककर मजदूरों को खेती के कार्यों के लिए छुट्टी दे सकती है। इस व्यवस्था के तहत साल में कुल 60 दिन की राहत होगी। ये छुट्टी
एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में मिलेगी। जैसी किसी सीजन में 15 दिन, किसी में 20 दिन। अगला प्रश्न यह है कि ग्रामीण विकास के लिए कितने क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। सरकार का फोकस 4 क्षेत्रों में है। इनमें जल सुरक्षा, कोर, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और मौसमी घटना से निपटने के लिए विशेष कार्य शामिल है। एक प्रश्न यह भी है कि इस योजना पर विवाद क्यों हो रहा है। अब यह जरा ध्यान से देखिए। एक तो इसका नाम जी राम जी, यानी नाम में राम है। हालांकि यह इस स्कीम का एक एब्रिविएशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन आपत्ति हो सकती है। दूसरा, महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का विरोध हो रहा है। नाम में बदलाव से जुड़ा बिल संसद में कल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह पेश करेंगे। आप सोच रहे होंगे तो फिर अब मनरेगा का क्या होगा। जाहिर है नया बिल पास होने पर मनरेगा निरस्त हो जाएगा। सरकार के मुताबिक नए बिल में रोजगार सृजन के साथ टिकाऊ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। पारदर्शिता के लिए एआई आधारित धोखाधड़ी की पहचान और साल में 2 बार सामाजिक ऑडिट का प्रावधान किया गया है। वहीं कांग्रेस नाम बदलने के मुद्दे पर आक्रामक है। पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल के मुताबिक महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करने के लिए उनका नाम मिटाया जा रहा है। मनरेगा कांग्रेस सरकार के अहम प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं। महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। नाम से काम में ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत नामदार लोग इस भारतवर्ष में प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े फैमिली के लोग, लेकिन एक चाय वाला ही देश को आगे लेके जा रहा है। तो ये देश को आगे ले जाने वाला काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आगे भी चलता जाएगा। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। व्हाट इज रामजी बिल? कौन रामजी बिल? भगवान रामजी बिल? ये क्या है? बापू जी का नाम, महात्मा गांधी जी का नाम ये बिल से हटा रहा है, स्कीम से हटा रहा है, प्रोजेक्ट से हटा रहा है। वो नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरा विरोध करेगा। अब आपको बिहार लेकर चलते हैं। यहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी एक अप्रत्याशित हरकत को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंच पर एक मुस्लिम लेडी डॉक्टर का हिजाब खींच लिया। सुनने में, बोलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया है। ओहो, ये वीडियो 15 सेकंड के करीब का है। कार्यक्रम था 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपने का। ये नियुक्ति पत्र नीतीश खुद अपने हाथों से चयनित अभ्यर्थियों को सौंप रहे। इस बीच मंच पर एक मुस्लिम डॉक्टर आए जिनका नाम नुसरत परवीन था। उन्हें भी नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा, साथ में फोटो खिंचवाई। मंच पे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। नीतीश इस दौरान मुस्कुराते रहे, फिर अचानक से महिला के हिजाब की तरफ कुछ इशारा किया और पलक झपकते ही हिजाब को नीचे खींच दिया। यह हरकत देखते ही वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वो महिला डॉक्टर भी सन्न रह गईं कि मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया है। जो होना था वो हो गया, लेकिन इसके बाद जो होना था वो भी नया नहीं था। इस वीडियो के वायरल होते ही बिहार की सर्दी में सियासी तापमान बढ़ने लगा है। कांग्रेस ने इस बहाने सोशल मीडिया पर बिहार में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। नीतीश के हिजाब खींचने को नीच हरकत बताया, नीतीश से माफी मांगने को कहा है। तो वहीं आरजेडी ने नीतीश की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। लिखा है कि ये क्या हो गया है नीतीश जी को, मानसिक स्थिति अब बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है, या फिर नीतीश बाबू अब 100% संगी हो चुके हैं। आरजेडी के इस कटाक्ष में संघ को क्यों घसीटा गया ये समझ से परे है, लेकिन हिजाब खींचने की घटना पर सियासत होनी थी तो वो जबरदस्त हुई। खैर, ये पहली बार नहीं है जब नीतीश के अजीबोगरीब व्यवहार पर बिहार में राजनीतिक तकरारें हुई हों।
इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर अलग अलग किस्म की अजीब हरकतें नीतीश कुमार करते रहे हैं और बिहार के विधानसभा चुनाव में तो उनकी मानसिक स्थिति को एक मुद्दा ही बना दिया गया था। लेकिन यहाँ मामला बहुत अलग है। ये मुस्लिम महिला के सम्मान से जुड़ा वाकया है और विपक्ष के नेताओं की जुबानी फायरिंग को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह मामला बिहार की राजनीति में इतना जल्दी ठंडा पड़ेगा। सौम्या कुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आज एक बार फिर से सार्वजनिक मंचों से जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं का अपमान हुआ है, ये बता रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अब वो स्थिति नहीं है कि वो इस पद पर बने रहें, पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। भाजपा और संघ के गोद में बैठे नीतीश कुमार जी ने आज तो बदतमीजी की हद ही पार कर दी। महिलाओं के प्रति उनके मन में जो असम्मान था वो आज उन्होंने प्रदर्शित कर दिया और इस तरीके से मुस्लिम महिला के साथ जो उन्होंने बदतमीजी की, वो भी सार्वजनिक मंच पे, वो कहीं से भी स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक नहीं है। यानी बिहार के राजनीतिक मौसम में अब काफ़ी गर्मी है। इस खबर के बाद भी आपको मैं अपने फ़ोन में देख के बताता हूं कि AQI क्या है। AQI है 461 नोएडा का, दिल्ली का भी इसी के आसपास होगा, कम तो होगा नहीं। अब AQI का जिक्र क्यों हो रहा है? अब मैं बात AQI का कर रहा हूं, ये QI नहीं कह रहा हूं मैं। खबर देखिए, दिल्ली NCR के प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं और उसके बारे में बताने से पहले ये वीडियो देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा एक बार। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंचे। एक बार फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा, ये देखिए अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी दिखाई दे रहे हैं। मेसी को देखने के लिए हजारों लोग स्टेडियम में, एमन सब करेगा। स्टेडियम में रेखा गुप्ता भी थी, तभी मेसी के फैंस AQI के नारे लगाने लगे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे भी लगाए। दिल्ली के प्रदूषण से दिल्ली के लोग त्रस्त हो गए हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता के सामने ही नारेबाजी कर दी है। वीडियो कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। पहले आप ये सुनिए, फिर दिल्ली की प्राणलेवा प्रदूषण पर फिक्र की फाइल। जनता की आवाज इग्नोर नहीं करनी चाहिए। दिल्ली NCR में भयानक धुआं और धुंध है। हाल यह है कि दिल्ली NCR की जहरीली हवा में सांस लेने वालों का दम घुट रहा है, लेकिन सिस्टम की आंखों के सामने छाई धुंध हटने का नाम नहीं ले रही है। आज प्रदूषण वाली परेशानी ने नए रेड जोन में एंट्री की है। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम, कई इलाकों में AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का जो हाल है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जिस दिन यहां का आसमान साफ दिखेगा उसे एक दुर्लभ घटना माना जाएगा। पिछले 5 दिनों से लगातार हालात बिगड़े हुए हैं। 11 दिसंबर को औसत AQI 416, ये कम नहीं है। आज तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 तक दर्ज किया गया है, जिसका मतलब है कि दिल्ली की हवा बिल्कुल भी सांस लेने लायक नहीं है। राजधानी, सोचिए, दिल्ली वाले रोज करीब 26 सिगरेट के बराबर धुआं सांसों के साथ अंदर खींचने को मजबूर हैं। पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं हम। प्रदूषण वाली परेशानी अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कोर्ट इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। आज CJI सूर्यकांत ने कहा कि कुछ निर्देश जबरन लागू किए जा सकते हैं, लेकिन महानगरों में लोग गंभीर प्रदूषण के बाद भी अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि गरीबों का क्या होगा। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे आदेश पारित करेंगे जिनका पालन किया जा सके। वैसे दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पहले ही कई पाबंदियां लागू हैं। मिसाल के तौर पर जिनके मुताबिक 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश है। हालांकि नोएडा में बच्चों के स्कूल अभी भी चल रहे हैं। 5वीं तक के बच्चों को स्कूलों में ऑनलाइन क्लास कराने के लिए कहा गया है। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक है। BS4 वाली डीजल गाड़ियों के दिल्ली में आने पर पाबंदी है। कचरा या ईंधन जलाना मना है। यहां तक कि कोयले वाला तंदूर भी नहीं जलाया जा सकता है। सोचिए जरा। लेकिन आइए अब जरा खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरें क्या हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को मंजूरी देने वाले कानून पर साइन कर दिए हैं। इससे रूस और भारत एक दूसरे के क्षेत्र में सैन्य और युद्ध उपकरण भेज सकेंगे।
इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस, एयरबेस, पोर्ट और एयर स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही ईंधन, मेंटेनेंस और दूसरे लॉजिस्टिकल सपोर्ट में मदद मिलेगी। लोकसभा से एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक पास हो गया है, लेकिन बिल पास होने से पहले सप्लीमेंट्री डिमांड पर असहमति जताते हुए कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है। यह विधेयक अलग अलग सरकारी सेवाओं के लिए अतिरिक्त धन की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे पर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। प्रियंका गांधी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ममता की तुलना हिटलर से करते हुए लिखा है कि तानाशाह घबरा गया। इस पोस्ट में बीजेपी ने ममता के चेहरे को हिटलर के चेहरे के साथ दिखाया। बीजेपी पहले भी ममता बनर्जी के तानाशाह होने का आरोप लगाती रही है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिनमें मुंबई का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी भी शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि 15 जनवरी को वोटिंग होगी, जबकि 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। नवोदय विद्यालय निर्माण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने तमिलनाडु से पूछा है कि क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है। असल में भाषा को मुद्दा बनाकर राज्य में नवोदय विद्यालय बनाने का विरोध किया जा रहा है, जिस पर अदालत ने कहा है कि इसे भाषा का मुद्दा न बनाएं। सर्वोच्च अदालत ने हर जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए जमीन का पता लगाने का भी निर्देश दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लूथरा ब्रदर्स कल दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सौरभ और गौरव लूथरा को कल इंडिगो की फ्लाइट से 2:45 बजे थाईलैंड से वापस लाया जाएगा। एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के साथ गोवा पुलिस भी मौजूद रहेगी। इसके बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया जाएगा, जहां से गोवा पुलिस दोनों भाइयों की ट्रांजिट रिमांड लेगी। राम मंदिर आंदोलन के संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का आज निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में दोपहर 12:20 पर अंतिम सांस ली। वो 67 वर्ष के थे। डॉलर के मुकाबले रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए 25 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.74 पर बंद हुआ है।